बचपन की यादें उम्र भर साथ चलती हैं। लगता है अभी अभी की बात है। एक छोटी सी लड़की थी, ललिता। अपनी माँ मंगली की उंगली थामे हिलती डुलती, कभी अपने कान, कभी नाक, कभी चोटी को मरोड़ती क्लब के बरामदे में अक्सर दिख जाया करती थी। मैं और मेरी 3 सहेलियां भी अक्सर वहां खेला करती थीं। ललिता हमारी हमउम्र ही लगती थी। जब हम उसे अपने पास बुलाती तो वो शर्माते हुए अपनी माँ के पीछे छिप जाया करती थी। देखते देखते हम सब जवान हो गईं। मैं और मेरी सहेलियां सब कॉलेज के बाद मनचाहे जॉब में लग गई थी। अच्छा करियर, बढ़िया लाइफस्टाइल और ऊंचे घरानों में सबकी शादी हो गई। हम सबके हस्बैंड्स भी बड़े बड़े ओहदों में काम किया करते थे। वे लोग अक्सर ट्रैवल पे रहते। इत्तेफाक से हम सभी एक ही शहर में थे, इसलिए मिलने का अड्डा वही हुआ करता था, हमारा क्लब। एक दिन शाम को हमारी चांडाल चौकड़ी क्लब में बैठे गपशप में मशगूल थी कि अचानक छन छन छुन छुन वाली कंकन किंकनी नुपुर ध्वनि सुनाई दी, जो हमारी तरफ ही बढ़ रही थी। माधवी क्लासिकल संगीत जानती थी। उसने कहा, वाह, ये तो जौनपुरी राग की सुंदर बंदिश गूंज रही है। ठीक सामने एक सुंदर सी स्त्री प्रकट हुई। ऐसा लगा कि दीदारगंज की यक्षी की मूर्ति पेरिस के म्यूजियम से उठकर ठीक हमारे सामने खड़ी हो गई है। हम सब निर्वाक होकर उसे देख रहे थे कि वो खनकती आवाज में बोली, मेम साहब, हम ललिता हैं, मंगली की बिटिया। हम सबके मुंह से एक साथ निकला, ललिता? क्या बात कर रही हो तुम? तुम वही ललिता हो? हाँ हाँ, हम वही ललिता हैं। माँ का खाना लेकर आए हैं। फिर वो ठुमकती हुई आगे निकल गई और हम उसे दूर तक देखते रहे। कुछ ही महीने बीते होंगे कि वो एक दिन फिर आई। इस बार उसका रूप और हुलिया कुछ और ही था। गोटे के काम वाली तड़क भड़क वाली साड़ी, बिहारी नारंगी सिंदूर से भरी चौड़ी मांग, नथ, झुमके, कलाई भर चूड़ियां। नई नई ब्याहता के रूप में वो और भी सुंदर लग रही थी। हमें देखकर जरा शर्मा रही थी। उसे लजाते देख मंगली बोली, शर्मा गई पगली। आप लोगन का असीस से इकरा ब्याह एक बहुत ही जेंटलमैन के साथ हुई गवाह है मेम साहब। एकरा हम तो करमजली कहत रही, पर ई तो भागवंती निकली। जीवन की रेल समय की पटरी पर तेजी से भाग रही थी। वक्त खुद के साथ हमें भी खर्च करता जा रहा था। हम युवा से प्रौढ़ावस्था की दहलीज पर आ खड़ी हुई। एक दिन पता चला कि मंगली गुजर गई। हमें लगा अब ललिता भी कभी नहीं आएगी, मगर एक दिन अचानक ही वो कमर में साड़ी का पल्लू खोसे सीढ़ियां बुहारती नजर आई। इस बार उसका हुलिया अलग ही था। मैली कुचेली साड़ी, सूने चेहरे पर उदास आंखें और खिन्न मन से सफाई कर रही थी। बहुत पूछने पर उसने बताया कि उसके पति के बहुत सी औरतों के साथ संबंध थे। शराब भी खूब पीने लगा था। नशे के धुत में एक दिन ऐसे गिरा कि सर की नसें फट गईं और फिर लकवा मार गया। बिस्तर पे पड़े अपाहिज पति और उनके 16 साल के बेटे की जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पे आ गई थी। थोड़ी सहानुभूति के बाद उर्मी ने कहा, 16 साल का बेटा है इसका? वाओ,
वो तो अभी भी इतनी छरहरी और जवान लगती है यार। क्या पता क्या राज है उसकी सुंदरता का। हम लोग उस दिन देर तक ललिता की चर्चा करते रहे। 2-4 बरस और बीत गए। अचानक एक दिन ललिता के छाती कूटकर रोने की आवाज से हमारे क्लब की दीवारें गूंजने लगी। पता चला कि उसका जवान लड़का अस्पताल में एडमिट है और बहुत सीरियस है। सांत्वना दिलाते हुए जब मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, पति भी तो इतना बीमार हुआ था, तब तो वो इतनी दुखी और हताश नहीं हुई थी। ये सुनकर वो एकदम से बिफर गई और चित्कार करके बोली, मेम साहब, हमरे भतार का दर्द तो हम झेलिए, मगर ई तो हमरे पेट का जाया है, हमरे खून मांस से बना है, हमरे कलेजे का टुकड़ा है। इतना कहकर वो और जोर जोर से बिलखने लगी। थोड़े दिनों बाद उसका बेटा ठीक हो गया और वापस स्कूल जाने लगा। वो रोज सज धज के क्लब आती, चटकीली साड़ियां, स्नो पाउडर लगा के होठों पे लाली लगाती और खूब बन के रहती। अब तो वो और भी सुंदर और जवान दिखने लगी थी। सच कहूं तो उसके सादे से अल्हड़ से रूप से हम सभी जला करती थी। पीठ पीछे उसे छम्मक छल्लो कहा करते थे हम लोग। घर में कमाने वाली तो वो अकेली थी, मगर ठाठ बाट में कोई कमी नहीं थी। कई बार उसे क्लब के मेंबर्स की कारों में आते जाते देखा था हमने। हम सब श्योर थी कि गाड़ियों के मालिकों से या ड्राइवरों से उसके नाजायज संबंध थे। तभी तो घर की ऐसी हालत के बावजूद भी वो इतने स्टाइल में रहती थी, खुल के खर्च करती थी अपने साज श्रृंगार पे। उसके ऊपर चरित्रहीनता का लेबल लगाकर जैसे एक सैडिस्टिक सैटिस्फैक्शन मिलता था हमें। ललिता को जिस दिन इस बात का पता चला ना, उसने 2 टूक शब्दों में कहा, मेम साहब, हम सब जाने थे, आप सब हमरे बारे में काका सोचत हैं, मगर हमको वो से कोनो परेशानी नहीं है। हमरा भतार जब कमाईत रहा ना, दारू और रंडियन के चक्कर में रहा, और अब तो 3 बरसों से लकवा में पड़ा है। ओखरा दवा दारू और घर भाड़ा और ये बच्चा के बड़ा करे का जिम्मा हमरा है। मेम साहब, हम जौन कुछ करत है ना, मजबूरी में करत हैं, पर जब आप हमरा घाव को खुरची दिए हैं तो हमरा मन का बात भी सुन लें। आप मेम साहब लोग रोज संझा को क्लब में बैठकर गैर मर्द के साथ में शराब पियत हैं, ही ठीठी करत हैं। वोकरा का हंसी ठिठोली के साथे साथ कमर में हाथ डालकर चौड़ा चकान घूमत फिरत कौन कब कौन कमरा में कौन सा मर्द के साथ जाकर बंद हो जाते हैं, उस सब का खबर है हमका। आप सब बड़ा लोग खूब होशियारी से इस सब किस्सा को ढक देते हैं और हम गरीबन के 1 मिनट में वैश्या बना देते हैं। हम सब घमंडी और इतराइल औरतें बिना किसी प्रतिरोध के उसकी बातों को सुने जा रही थी। सबको ऐसे लग रहा था जैसे उस सड़क छाप ने हम सो कॉल्ड हाई सोसाइटी वाली औरतों को नंगा कर दिया है। लगभग 9 दशक पहले अमेरिका में एक वैज्ञानिक ने वहां की उच्च वर्गीय महिलाओं की गोष्ठी में यह घोषणा की थी कि अमेरिका में अधिकांश महिलाएं विवाह के समय कुंवारी नहीं होती हैं। तो उस सभा में कोहराम मच गया था और सारी संभ्रांत स्त्रियों ने एक स्वर में इसका कठोर विरोध करते हुए कहा था कि वैज्ञानिक महोदय निम्न वर्ग की स्त्रियों की बातें कर रहे हैं। इस पर वैज्ञानिक ने उत्तर दिया कि विज्ञान की दृष्टि में कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता। आज
ललिता की बातों से सन्न पड़े हम लोग ये सोच रहे थे कि समय बहुत बलवान होता है। वो किसी दिन नीचे तबके के लोगों में वो शक्ति दे जाता है कि उसके अंदर समाज के ऊंचे दर्जे के समझे जाने वाले लोगों को सच का आईना दिखाने की हिम्मत आ जाती है।